नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। आज डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। सीखने का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड क्या हो सकता है। आप सभी ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कोई भी चीज़ को सीखने के लिए, है ना। डेली 10 घंटा 12 घंटा आप उसमें कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को हम अच्छे तरह से सीख जाए, लेकिन उसमें से क्या होता है कि आप 10% ही सीख पाते हैं, 90% आप सीख नहीं पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? उसके पीछे रीज़न होता है कि सीखने का तरीका, वो किस प्रकार से आप कोई चीज़ को सीखना चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। तो आज समझने वाले हैं कि अगर कोई चीज़ को सीखने की बात की जाती है तो उसे सीखने का प्रोसेस क्या होता है, उसे क्या मेथड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे मनोवैज्ञानिक आधार पर समझने वाले हैं कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स की बात की जा रही है वो लोग किस प्रकार से यहाँ पे अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, विभिन्न तरह के सीखने के प्रोसेस में वो सारी चीज़ों को लागू कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, या फिर इस QR कोड को स्कैन करने के बाद यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? सीखना या लर्निंग की बात हो रही है। लर्निंग के अंतर्गत हम लोग इसके डिफिनीशन, इसके प्रोसेस के बारे में समझ चुके हैं। आज इसके मेथड्स के बारे में समझने वाले हैं कि सीखने की बात होती है या फिर लर्निंग की बात होती है तो एक इफ़ेक्टिव, एक प्रभावशाली मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि 10 घंटे 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बावजूद क्या होता है कि उसमें सिर्फ वो 10% ही सीख पाते हैं। ऐसा क्या रीज़न हो जाता है कि वो 8 घंटा 9 घंटा पढ़ने के बाद, 10 घंटा पढ़ने के बाद भी वो पूरी तरह से सारी चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। तो इसे ही बात कहा गया है कि उसमें किस टेक्निक के आधार पर हम सारी चीज़ों को सीखें, है ना, जिससे क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा चीज़ को सीख पाते हैं। तो ये बताया गया है, मनोवैज्ञानिक के आधार पर बताया गया है कि सीखने का अच्छा मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, सीखने का अच्छा विधि कौन कौन हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट का नाम है टीचिंग एंड लर्निंग, इसी से ये चैप्टर जो है संबंधित है लर्निंग। तो चलिए ऐसा क्लास स्टार्ट करते हुए समझते हैं कि इससे कौन कौन से ऐसे प्रभावशाली मेथड्स हैं, ये कौन कौन से इफेक्टिव मेथड्स हैं जिसके आधार पे हम सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी ईजी बना सकते हैं और आसानी से कोई चीज़ को सीख पाते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है? करके सीखना। तो करके सीखने की बात हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है। तो इसमें किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है? तो डॉक्टर मेस जो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बताया है कि स्मृति का स्थान जो है वो मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के जोड़ों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। इनके अनुसार ये बताया गया है कि ठीक है, अगर हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो सिर्फ मस्तिष्क में नहीं है, स्मृति की बात हो रही है, मेमोरी करने की बात हो रही है। कोई भी चीज़ को अब सीखने के दौरान क्या होता है, बहुत सारी चीज़ को मेमोराइज करने की बात होती है। तो वो सिर्फ क्या होता है कि मस्तिष्क में नहीं होता है, जबकि पूरे शरीर के जितने भी घटक होते हैं, शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं, वो सभी में आपको देखने को मिलता है, वो सभी से वो रिलेटेड होता है ना। जहाँ पर क्या होता है कि करके सीखने को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कोई चीज़ को सीखने के लिए पहले क्या होता है कि उस चीज़ को आपको करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने होते हैं। जैसे छोटी सी बात करते हैं कि अगर मैथ की बात करें तो मैथ के जितने थ्योरम्स होते हैं, जितने उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उस सभी चीज़ों को बार बार आपको दोहराना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा। जब उसमें बहुत सारे रिपीट करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि ठीक है, अगर आप बात करते हैं कोई चीज़ को सीखने का तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? करके सीखना चाहिए। वो खुद से सारी चीज़ को करना चाहिए, बहुत सारे उसमें प्रैक्टिस करेंगे तब क्या होगा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि मस्तिष्क में सिर्फ स्मृति की ही बात नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ मेमोरी की बात नहीं होती। आपका बॉडी के जितने पार्ट है वो सारी पार्ट क्या होते हैं, वहाँ पे एक्टिव होते हैं। आपका वहाँ बॉडी के पार्ट का मतलब है कि आपका मेंटल लेवल की बात हो रही है ना, आपका फिजिकल लेवल की बात हो रही है, आपका इमोशन का बात हो रहा है। तो जब भी कोई चीज़ को सीखने के प्रोसेस में आते हैं तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक साथ सारा चीज़ काम करता है। तो वहाँ सिर्फ स्मृति या सिर्फ वहाँ मेमोरी की बात नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं इसी में कि बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। वही बात कहा है कि जो बालक है, जो भी स्टूडेंट जो सीखना चाह रहा है, तो कुछ कार्य अगर खुद से करता है तो उससे क्या होता है, वो सारी चीज़ों को जल्दी सीख सकता है। यही कारण यह है कि उसे करने में वे उसके उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और योजनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यही कारण क्या होता है, यही कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कोई चीज़ को करने के लिए स्वयं सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव बना के काम करते हैं। ठीक है, उस काम को किस प्रकार से करना है इसका ध्यान होता है, और उसी प्रकार से क्या होता है, जो भी प्लानिंग किया होता है उसको पूरा कर पाते हैं। फिर वे यह देखते हैं कि उनके प्रयास सफल हुआ या नहीं, जो चीज़ को कर रहे हैं वो करने में उसको सफलता मिली या नहीं मिली। यदि नहीं मिली तो वे अपनी गलतियों को मालूम करके उनमें
सुधार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, करने के दौरान मान लो उसको सफलता उसको नहीं मिलती है, तो ऐसे क्या क्या उसमें मिस्टेक किया गया, उस मिस्टेक को फिर से क्या करते हैं, सारी चीज़ों को देखने के बाद उसमें जो भी गलतियाँ हुई, जो मिस्टेक हुआ, उसको सुधार करने के बाद वो सारी चीज़ों को फिर से वो करना शुरू कर सकते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, सीखने करके सीखने की जो बात हो रही है, इसमें यही चीज़ बताया गया है कि बच्चे को जो व्यक्ति कोई चीज़ को सीखना चाहता है उसको खुद से सारी चीज़ों को करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका निरीक्षण करके सीखना। किसी भी चीज़ को अगर सीखने की बात होती है, सबसे पहले क्या होता है, उसमें ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता होती है, उसमें निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है कि सारी चीज़ें किस प्रकार से घटित हो रही है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है, ये मनोवैज्ञानिक के अनुसार योकम और सिम्पसन के अनुसार ये बताया गया है कि निरीक्षण सूचना पर्याप्त करके, आधार सामग्री एकत्र करके और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का आधार है। अगर हम कोई चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को, किसी घटना की बात कर रहे हैं या फिर किसी वस्तु की ही बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ को आप सीखना चाह रहे हैं, तो सीखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है वो करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। जब सारी चीज़ों को आप वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ पे देखते हैं कि सारी चीज़ें किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा है, किस तरह से सारी चीज़ें हो रही है, जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद वहाँ पे आप लर्निंग का प्रोसेस अपनाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि सीखने का जो मेथड्स है, आप सीखने का जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छा हो पाता है। फर्स्ट टाइम जो बच्चा कोई बुक लेता है तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे बुक को हर एक पेज को पलट के वहाँ पे देखता है ना, और देखने के बाद पता करते हैं कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं जो सीखने लायक है, इसको किस प्रकार से सीखना चाहिए। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा उसमें समरी लेने की कोशिश किया जाता है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और उसको किस प्रकार से हमको पढ़ना है, उसको पढ़ने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, जैसे इस बुक को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे हम सीख पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करें, उसका निरीक्षण करें, उसका ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, जब वो सारी चीज़ों को आप एक तरीके से करते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि आप सही तरीके से उसमें विचार कर पाएंगे और सीखने का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से यहाँ पर अपना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि बालक जिन वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और अस्थायी रूप से सीखते हैं। तो बालक जो भी चीज़, जो वस्तु है, जो भी घटनाएं हैं, सारी चीज़ों का वो ऑब्जर्व करता है, तो वहाँ से क्या होता है कि सारी चीज़ों को जल्दी से सीख पाता है और लंबे समय तक वो सारी चीज़ें उसके मस्तिष्क में बैठी हुई रहती है। तो यही कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उन वस्तुओं को छूते भी हैं या प्रयोग भी करते हैं या फिर उसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, आप जब उसमें ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्या होता है, सारी चीज़ों को छू के पता करते हैं कि ठीक है सारी चीज़ें किस प्रकार से काम कर रहे हैं। उसमें कुछ आप उसमें एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कुछ प्रयोग भी करते हैं, या उसके बारे में रिलेटेड उसके बारे में डिस्कशन भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं उस सीखने के प्रोसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी सीखना चाह रहे हैं या बड़ी से बड़ी चीज़ें, विभिन्न तरह की जो स्किल्स है उसके बारे में बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ को सीख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से आपको करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इस प्रकार वे अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि उनके जो मस्तिष्क पटल, जो उसके जो स्मृति पटल जो है ना, उसका जो मेमोरी लेवल की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से उसका चित्रण होने लगता है या फिर उसके बारे में स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों को नजर आने लगता है कि इसमें क्या क्या चीज़ विशेष रूप से जो है इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ों को हम पहले करना है, कौन सी चीज़ों को बाद में करना है, उसका प्रोसेस किस प्रकार से अपनाना है और किस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसमें कि परीक्षण करके सीखना। जब भी हम कोई चीज़ को परीक्षण करते हैं, है ना, तो परीक्षण कर किस प्रकार से सीखा जाता है। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। जब नई चीज़ों को खोजते हैं, नई बातों के बारे में आप रिसर्च करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक प्रकार का सीखना ही कहलाता है। बालक इन खोज को परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो परीक्षण के द्वारा वो कर सकते हैं। परीक्षण के बाद वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जब वो परीक्षण करते हैं, जब उसमें बहुत सारे उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सारी चीज़ें किस प्रकार से घटित हो रही है। इस प्रकार वे जिन बातों को सीखता है वे उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाती है। उदाहरण के लिए, है ना, वह जो है इस बात का परीक्षण कर सकता है कि गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गर्मी का जो है ठोस पर और तरल पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है।
अगर इस चीज़ों के बारे में वो एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बारे में सीखने की कोशिश करता है, तो इससे क्या कर सकता है कि वो इस बात को पुस्तक में पढ़कर भी सीख सकता है। पर यह सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि स्वयं परीक्षण करके सीखता है। ठीक है, एक चीज़ क्या है कि आप सारी चीज़ों को बुक में पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को आप वहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, गरम कोई ठोस पदार्थ है या कोई एक लिक्विड पदार्थ है ना, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग गर्मी के अंतर्गत ला रहे हैं, मतलब गर्म चीज़ों के संपर्क में ला रहे हैं, तो किस प्रकार से उसका रिएक्शन हो रहा है, किस प्रकार से उसका रिस्पॉन्स हो रहा है, वो सारी चीज़ों को बुक में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ आप खुद से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। बुक में क्या है कि सारी चीज़ों को होता है, ठीक है, सारा प्रोसेस इस आधार पे क्या होता है कि इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है जब कोई ठोस पदार्थ को या फिर तरल पदार्थ को एक गर्म या बोल सकते हैं कि गर्म जगह पे या फिर उसको कुछ गर्म किया जाता है तो उसका रिस्पॉन्स किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ को आप खुद से करके देखते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को खुद से करके देखते हैं, तो वहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो आपका सीखने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठेगा और वहाँ पे विभिन्न तरह की चीज़ों को आप महसूस भी करेंगे और उसको सही तरीके से मूल्यांकन कर अस्थायी रूप से सारी चीज़ों को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। ठीक है, अब सीखने की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रुप मेथड्स की बात हो रही है, तो ग्रुप मेथड्स भी होते हैं, एक होता है आपका व्यक्तिगत मेथड्स की भी बात होती है। तो सीखने का जो कार्य होता है वो तो दो तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। एक क्या होता है सामूहिक रूप से कोई चीज़ को सीखते हैं, एक क्या होता है व्यक्तिगत रूप से कोई चीज़ को सीखते हैं। तो सीखने का दो मेथड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है आपका ग्रुप। तो ये दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली देखने को मिलता है, जिसमें कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। कोलसानिक के अनुसार ये बताया गया है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उनमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियाँ कहीं अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, हम क्या करें, ग्रुप मेथड्स की बात कर रहे हैं। ग्रुप मेथड्स में क्या होते हैं कि आप एक साथ क्या होते हैं, बहुत सारे जो है बच्चे आपस में, बहुत सारे व्यक्ति जो आपस में किसी एक चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। जब ग्रुप में किसी चीज़ को सीखने की बात होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं कि विभिन्न तरह के जो वहाँ पे उस ग्रुप में है सभी लोग अपना अपना विचार करते हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके सीखने के तरीके बताते हैं कि सारी चीज़ें इस प्रकार से हो रहा है, सारी चीज़ें इस प्रकार से हो रहा है, इसको इस प्रकार से करने से क्या होगा, इसका रिजल्ट अच्छा निकल के आ सकता है ना। ग्रुप डिस्कशन जैसा आपको देखने को मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे पहले चीज़ में मोटिवेट हो जाते हैं, मैंने करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। उसके जो शैक्षणिक लक्ष्य जो होते हैं, उसका जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो भी प्राप्त करने में उसको मदद मिलती है। उसका मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्तम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सामाजिक समायोजन करने की भावना भी यहाँ पे क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं। उसके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है, साथ में उसमें आत्मनिर्भरता भी देखने को मिलता है, सहयोग करने की भावना भी उसके अंदर विकसित हो जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जो विधि होती है, जो इंडिविजुअल मेथड्स होते हैं, उसके तुलना में आपका ग्रुप मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा सटीक या बोल सकते हैं प्रभावशाली देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। ठीक है, अगर ग्रुप मेथड्स की बात की जाती है तो ग्रुप मेथड्स में क्या है कि कौन कौन से मेथड्स आते हैं। पहला क्या था आपका डिस्कशन मेथड्स आता है, फिर क्या आता है वर्कशॉप मेथड आता है। तो डिस्कशन मेथड जैसे वाद विवाद मेथड के बारे में आप समझ पा रहे होंगे कि किसी खास टॉपिक पर क्या होते हैं, उसमें प्रश्न पूछने की बात होती है, उसमें अपनी राय देने की बात होती है। इसके बाद इस तरह से क्या होते हैं इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप हिस्ट्री वाला पेपर में हो गया है ना, ज्योग्राफी वाला पेपर में हो गया, फिर बोल सकते हैं कि लैंग्वेज पेपर जो होता है वहाँ पे क्या होता है आपका डिस्कशन मेथड्स काफ़ी यूज होते हैं। फिर बात करते हैं वर्कशॉप मेथड। इसमें क्या होता है कि विभिन्न तरह की चीज़ें जो है, विभिन्न तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं सभा का जो आयोजन होता है, और उस आयोजन में क्या होता है कि जो खास तरह का जो विषय होता है उस विभिन्न पहलुओं में क्या होता है छात्र उसमें अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जैसे वर्कशॉप किस तरह का वर्कशॉप हो सकता है, वर्कशॉप विभिन्न तरह का चीज़ें के रिलेटेड आपका हो सकता है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक उस वर्कशॉप का जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या होते हैं कि बच्चे उसके बारे में काफ़ी डिटेल से सीखने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है आपका ग्रुप मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक और मेथड देखने को मिलेगा आपको, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड। तो कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड में क्या होते हैं कि किसी खास विषय पर क्या होता है उसमें चर्चा की जाती है, उसमें विचार विमर्श
किया जाता है। इसमें लास्ट आपका मेथड्स क्या आता है कि प्रोजेक्ट जो है आपका प्रोजेक्ट डेल्टन एंड बेसिक मेथड जो है इसमें देखने को मिलेगा। इसमें ये बताया गया है कि ठीक है, अगर व्यक्तिगत विधि की बात करते हैं या फिर सामूहिक विधि की बात करते हैं तो दोनों का ही स्थान जो है अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जहां बात कर सकते हैं कि अगर व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं या सामूहिक रूप से बात की जाती है तो दोनों मेथड के अंतर्गत आपको ये देखने मिलेगा कि प्रत्येक जो छात्र होते हैं आपकी उसकी जो व्यक्तिगत रुचि होती है, उसके ज्ञान, उसकी क्षमता के अनुसार क्या होता है स्वतंत्र रूप से सारे कार्य को करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका सीखने का जो कार्य है वो काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाता है। और इसके आधार पर क्या होते हैं कि अगर बात करते हैं सामूहिक रूप से अगर बात की जाती है तो इसमें कार्य करने की क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। उसमें सहयोग की भावना और सहानुभूति की भावना, ये सारी चीज़ों का क्या होता है उसमें विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात होती है मिश्रित विधि द्वारा सीखना, है ना। तो मिक्स मेथड की बात की जा रही है। तो सीखने के जो महत्वपूर्ण जो मेथड्स होते हैं क्या होते हैं, एक होता है हॉल मेथड और एक होता है आपका पार्ट मेथड। तो हॉल मेथड और पार्ट मेथड की बात कर रहे हैं, एक पूर्ण विधि की बात कर रहे हैं, एक आंशिक विधि की बात कर रहे हैं। तो पहला विधि जो है आपका, पहला विधि कौन सा है, पहला विधि है आपका पूर्ण विधि है। तो पूर्ण विधि में क्या बताया गया है कि छात्रों को पहले क्या होते हैं पाठ विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों से संबंधित उसको स्थापित किया जाता है या फिर उसके बारे में बताया जाता है। और दूसरा विधि क्या होता है कि जो पाठ वस्तु होते हैं उसको खंड में बांट दिया जाता है। जब सारी चीज़ों को अलग अलग करके पार्ट में बांट देते हैं इससे भी क्या होता है कि बच्चे भी जहाँ उसको कन्फ्यूजन होता है कुछ खास टॉपिक पर, कुछ खास पॉइंट पर, वहाँ पर लोग आसानी से उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार ये बताया गया है कि दोनों विधि जो है, दोनों मेथड्स हैं वो ज़्यादा सीखने में क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सीखने की स्थिति का संगठन, किस प्रकार से आपका लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत उसका जो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से करना चाहिए। तो सीखने के कार्य को सरल और सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सीखने की स्थिति का संगठन। अर्थात ये कि सीखने का जो सिचुएशन क्रिएट किया जाता है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से होना चाहिए, उसका संगठन इस प्रकार से होना चाहिए कि उस संगठन में प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक छात्र सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहे। यह तभी संभव हो पाता है जब क्या होता है विद्यालय का निर्माण इस प्रकार से किया जाए जिसमें या उसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हो। अब सीखने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी मेथड्स, जितने भी स्किल्स है वो सारी चीज़ें क्या वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। जितने भी उसके रिलेटेड जितने भी आवश्यक चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। सीखने के विभिन्न तरह का जो विधि है उसका भी प्रयोग किया जाए, जिससे क्या होगा सीखने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अब तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।